लालू जी सत्ता में आए और लंबे समय तक सर्व किए तो नो डाउट उन्होंने पिछड़ों को अपलिफ्ट किया, लेकिन उस अपलिफ्टमेंट के बाद जो समाज के अंदर एक कास्ट वॉर छिड़ा, उस समय प्रदेश जो है नक्सलवाद से भी कहीं ना कहीं प्रभावित था। उसके बाद जब नीतीश जी की सत्ता आई तो उनको वो विरासत में मिली, नक्सलवाद और कास्ट वॉर। नीतीश जी ने जो उनके लिए जो सबसे बड़ी कोढ़ कहेंगे हम लोग, कास्ट वॉर नक्सलवाद बिहार के लिए, उसको कैसे खत्म किया। ये सब हो गया, इंफ्रा बन गया, भोजन मिल रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा के स्तर में कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो वो एक क्वालिटी नहीं दिख रही है। किसी भी कंट्री और किसी भी समाज का डेवलपमेंट में तब तक बढ़िया प्रगति नहीं होती है जब तक वहाँ की महिलाएं शिक्षित ना हो, उनकी महिलाएं सशक्त ना हो। आपका एजुकेशन में देखा, स्कूल में महिला जा ही नहीं, लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी, ड्रेस नहीं था, प्रॉपर कपड़े के बिना कैसे जाएं स्कूल, तो पोशाक योजना शुरू। फिर देखा कि 10th में जो है वो नहीं जा पा रही है, 10th में जो, तो वहाँ पर उन्होंने साइकिल योजना 9वीं से शुरुआत कर दी। और अब जब उन्होंने देखा कि बाल विवाह को रोकने के लिए आपको और हायर स्टडीज में जाना है, 10+2 पढ़ाना है, तो हर पंचायत में उन्होंने स्कूल की स्थापना की कि 10+2 पढ़ ले और अविवाहित रहे तो उनको 25,000, और जो स्नातक कर ले, विवाहित हो चाहे अविवाहित, 50,000। मोकामा कांड में जो है गिरफ्तारी होती है अनंत सिंह जी की। अनंत सिंह जी जदयू के उम्मीदवार हैं मोकामा से। क्या सुशासन बाबू का लॉ एंड ऑर्डर जो है ठीक चल रहा है? नहीं, विपक्ष इसको लेकर के हमलावार। एकाक घटना से आप पूरे प्रशासन को और पूरे बिहार के प्रशासन को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जहां भी घटना होती है वहां पर पुलिस कोई भी कड़ा कदम उठाने से चूकती नहीं। एनडीए का कॉमन मैनिफेस्टो आया है। जब मैनिफेस्टो तैयार हो रहा था, नीतीश जी से इसको लेकर के चर्चा हुई, क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए? देश में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डिफेंस की रिक्वायरमेंट को खुद पूरा करें। जब भी डिफेंस कॉरिडोर होता है तो उसमें एंसिलरी इंडस्ट्रीज आती है, जिसमें राज्य के लोगों को मौका मिलता है कि वो भी पार्टिसिपेट करें। आप देखिए बांग्लादेश जो कंट्री है, क्या है, बाहर से कपड़ा आता है, वहां पे कटाई सिलाई हो जाती है, यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। बांग्लादेश जब हब बन सकता है तो व्हाई नॉट बिहार, क्यों नहीं बन सकता है? आदरणीय मोदी जी जब कहते हैं कि 2047 तक पूरे देश को विकसित करना है, तो जब तक बिहार विकसित नहीं होगा तो देश कैसे विकसित होगा? चुनाव जो है कहीं ना कहीं जॉब के आसपास जो घूम रहा है, और तेजस्वी का बार बार इस चीज को कहना, कहीं ये वो भी एक प्रेशर था जो प्रथम बिंदु पे नौकरी को रखी गई है। जो हमारे लोग हैं वही हमारे सबसे बड़े एसेट हैं। हाँ, यही बिहार की पूंजी वही है। जैसे जापान में वहाँ के लोग ही उनकी पूंजी है, जापान में कोई ऐसा एसेट नहीं है। जो नीतीश जी हैं पहले से ही स्वप्न दृष्टा रहे, वो चाहते हैं कि महिलाओं के समाज में पूरी भागीदारी है। दो मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं एक तरीके से कह लीजिए नीतीश सरकार के लिए सरदर्दी बने। पहला है शराबबंदी। नीति आयोग की जो इंडेक्सिंग होती है, उस रैंकिंग में बिहार अभी भी बहुत निचले पायदान पे आपको दिखता है। एक दिन में थोड़े ना रोम बना है सदियों लगता है। और ग्रोथ का प्रोसेस हमेशा क्रमिक होता है, कोई जादू नहीं आता है। जो व्यक्ति यहाँ पे कहता है मैं जादू कर दूंगा, तो समझ लीजिए आपको मूर्ख बना रहा है। आप समझिए कि पेपर लीक हर युग में हर समय कुछ न कुछ रूप में होते रहा है। चूहा बिल्ली का खेल चलते रहता है, वो हमेशा तोड़ने के लिए जुगत लगाते रहे और आपको उसको विफल कर दे। भाई कोई भी जहर बेच करके सरकार पैसा नहीं कमाना चाहे, न कमाना चाहिए। यदि हम लोगों को जहर बेचना शुरू कर दें और कहें भाई पियो, जितना पिया हमको रेवेन्यू आ रहा है, ये तो बहुत ही गलत एटीट्यूड है सोसाइटी के, उसको प्रमोट नहीं किया जा सकता है। हम लोग जदयू के प्रदर्शन की बात करें तो क्या लगता है पिछले चुनाव के अपेक्षा इस चुनाव में जदयू कहाँ है? जो व्यक्ति इस तरह की बात करता हो कि हम पूरे बिहार के हर परिवार में नौकरी दे देंगे, उसको कितनी समझ है? तब लोग कहते हैं कि 9वां पास या फेल। इस पे सवाल तो उठ ही जाता है कि भाई आपकी समझ कितनी, इकोनॉमी की समझ कितनी है, फाइनेंस की समझ कितनी है, इतना आप समझते हैं वर्ल्ड कैसे, हाउ द वर्ल्ड वर्क, आपकी कितनी समझ है? इन समझ पे तो जरूर क्वेश्चन मार्क लगता है। नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर चर्चा होते रहती है। जो लोग उनके हितैषी हैं उनको चिंता होती है कि नीतीश जी का स्वास्थ्य कैसा है। विरोधी जो है उसको लेके आक्रामक रहते हैं। आप नजदीक से काम करते हैं नीतीश जी के साथ, कैसा है उनका स्वास्थ्य? नमस्कार। पिछले 2 बिहार चुनावों में 2015 और 20 के चुनावों में आपने 7 निश्चय प्रोग्राम के बारे में सुना होगा, जो पेट प्रोजेक्ट रहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। उन निश्चयों को, उन नीतियों को जमीन पे लाने का जो काम किया, जिस चेहरे ने उसके पीछे बहुत मेहनत की है, हम लोग उसके बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत कम हम लोगों ने उनके बारे में सुना है। फॉर्मर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, पॉलिसी मेकर जाने जाते हैं अच्छे तरीके से, और हाल ही में पिछले वर्ष जो है उनकी राजनीति में एंट्री हुई है। मैं बात कर रहा हूं मनीष वर्मा जी की। आप सब लोगों ने गाहे बगाहे उनके बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम उनके मुंह से
उनके एडमिनिस्ट्रेशन कैरियर की, पॉलिटिकल कैरियर की जो शुरुआत हुई है, जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी के जो पेट प्रोजेक्ट्स रहे, किस तरीके से बिहार में पिछले 20 सालों में जो बदलाव की गाथा सरकार गाती है कि हमने ये बदलाव किए हैं, चाहे ज़मीन पे हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, पॉलिसी में हो, उन सब के बारे में हम लोग मनीष जी से सुनेंगे। मनीष जी, ऑर्गेनाइजर के मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मनीष जी, हम लोग शुरू करते हैं हाल की घटना से। और कल रात ही मोकामा में कांड में जो है गिरफ्तारी होती है अनंत सिंह जी की। अनंत सिंह जी जदयू के उम्मीदवार हैं मोकामा से। कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? क्या ये गिरफ्तारी जदयू के प्रदर्शन पे प्रभाव डालेगा? नहीं, देखिए, हमारा कमिटमेंट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के साथ है और रूल ऑफ लॉ के साथ है। और नीतीश जी का हमेशा रहा है कि न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। जो लॉ के अनुसार है, रूल है, उसी के अनुसार चलना चाहिए। और मैं तो उनके साथ इतने दिन तक रहा हूं और हमेशा देखा है कि इस प्रिंसिपल को अक्षरशः उन्होंने पालन किया है। वो कहते हैं कि जो नियम पूर्वक है, जो उचित है, वो काम कीजिए। सारे अधिकारियों को उन्होंने यही इंस्ट्रक्शन दिए हैं। और फिलहाल तो अभी सारा एडमिनिस्ट्रेशन चुनाव आयोग के अधीन है। बिल्कुल। और लेकिन ये प्रिंसिपल यही रहता है। अब इस मामले में जो घटना हुई, बहुत ही दुखद घटना हुई। और लोकतंत्र में हिंसा का स्थान है ही नहीं। और लोकतंत्र को इस तरह से रक्त रंजित करना एकदम गलत है। और हमने पिछले चुनाव में देखा इस तरह की घटनाएं बहुत कम हुई। ये दुर्भाग्य है कि इस बार इस तरह की घटना हुई है। और इसमें जो विधि सम्मत जो काम होने हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो एजेंसियां हैं, जो भी विधि सम्मत है, वो कार्रवाई कर रही है, वो स्वतंत्र है। अभी चुनाव का समय वो अलग बात है, लेकिन ऐसे भी नीतीश जी के कार्यकाल में पूरे समय में पुलिस की ये स्वतंत्रता है कि जिसके खिलाफ भी एविडेंस है, जिसके खिलाफ भी कोई प्राइमा फेसी एविडेंस है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। जब अरेस्टिंग की आवश्यकता होती है, अरेस्टिंग भी होती है। नीतीश जी सुशासन बाबू के नाम से जाने गए और पिछले 20 वर्ष में अगर हम लोग कहें तो जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर स्थापित हुआ और जिस तरीके से बिहार में चुनाव होते थे और अब जिस तरीके से होते हैं, वो अंतर साफ दिखता है। लेकिन चुनाव के ठीक बीच में मान लीजिए कि सिवान में पुलिस वाले की हत्या हो जाती है, मोकामा कांड हो जाता है, एक दो और कांड हो जाता है, कहीं ना कहीं प्रश्न उठते हैं कि क्या सुशासन बाबू का लॉ एंड ऑर्डर जो है ठीक चल रहा है? नहीं, विपक्ष इसको लेकर के हमलावार। देखिए, ये छिटपुट घटना है, इसको आप रूल नहीं मान सकते। जिस तरह से पहले जो हुआ करता था, व्यापक पैमाने पे बूथों को लूट होती थी, व्यापक पैमाने पे राजनीतिक हत्याएं होती थी, व्यापक पैमाने पे वो सब होती है। एकाक घटना से आप पूरे प्रशासन को और पूरे बिहार के प्रशासन को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और जहां पर भी घटनाएं हुई हैं, जैसे इस पर्टिकुलर केस में आप देखें, एक सिचुएशनल ऐसा चीज हुआ जिसमें ये घटना आपस में तलखी हुई और ये इस प्रकार की घटना हुई। तो मुझे लगता है कि ये सिचुएशनल है, मोर और लेस। यदि ऐसा होता तो आपको कई घटनाएं मिलती पूरे राज्य में, एक का एक घटना मिली, एक वहां पे घटना मिली। तो इस समय इस तरह का जो पॉलिटिकल माहौल रहता है, काफी गर्म रहता है, समर्थक काफी उत्तेजित रहते हैं। इस समय में कभी कभी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन जहां भी घटना होती है वहां पर पुलिस कोई भी कड़ा कदम उठाने से चूकती नहीं। प्रशासन उसके लिए हमेशा सचेत है। और ये नीतीश जी का 20 वर्षों का सुशासन का देन है। बिहार में एक संस्कृति उनके नेतृत्व में ये डेवलप किया है प्रशासन ने कि जो उचित कार्रवाई है वही करना है, जो अनुचित, जो विधि सम्मत है, जो होना है वही होना है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। और इसीलिए इस तरह का माहौल बिहार में बना है, लोगों में सुरक्षा की भावना है। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा इक्का दुक्का को छोड़ करके और पूरे राज्य में कोई व्यापक कोई समस्या है। ठीक है मनीष जी, आपकी बात को मान लेते हैं। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं और चुनाव वैसे मान लीजिए कि पहला चरण जो है होने ही वाला है, लेकिन फिर भी अभी भी इनसाइड स्टोरी लोगों को जानने में बहुत रुचि रहती है।
जब टिकट बंटवारा हुआ, सीट शेयरिंग तय हुई कि दोनों पार्टियां 101 सीटों पे लड़ेगी, मीडिया में खूब चला, राजनीतिक गलियारों में खूब चली कि नीतीश जी इस बंटवारे से खुश नहीं हैं और उन्होंने यहां तक कहा कि तुम लोग यही बंटवारा करने दिल्ली गए थे क्या? कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, अंदर में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये इनसाइड स्टोरी इनसाइड ही रहने दीजिए। क्या चीजें होती है और क्या नहीं होता है, ये पॉलिटिकल पार्टियों का इंटरनल मामला है, उनकी अंदर की कहानियां हैं। और मुझे नहीं लगता है कि जो चीजें अंदर में घटती है वो ऐसे समाज ये होता है, क्योंकि बहुत तरह की चीजें होती है, बहुत पॉइंट्स होते हैं जिसपे बहुत ज्यादा उस पर विस्तार से चर्चा नहीं की जा सकती है। लेकिन एक बात है कि दोनों पार्टियों, सभी पांचों पार्टियों में सहमति थी और पांचों पार्टियों ने मिलकर के नंबर डिसाइड किया और उसके बाद जो है चुनाव पांचों मिलकर के लड़ रहे हैं। और हमेशा हर पार्टी चाहती है कि उसके नंबर बढ़े, कोई भी, क्योंकि नेगोशिएशन की बात होती है तो हर पार्टी चाहती है कि उनकी राजनीतिक ताकत के अनुसार उनको सीटों की संख्या उसकी निर्धारित, बिल्कुल, और हमेशा ये चाहती है। तो ये तो इसमें तो जरूर कुछ ना कुछ नेगोशिएशन होगा, हर लोग अपना पोस्चरिंग और पोजिशनिंग करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, होता है। और हम लोगों ने देखा कि आपने देखा कि हम लोगों ने इस मामले को तुरंत सुलझा लिया सब जगह पे, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा कोई फ्रेंडली फाइट हो रही है, सब जगह पे सब सामंजस्य के साथ और एक दूसरे के हम लोग सहायता कर रहे हैं। जहां पर एक पार्टी लड़ रही है, दूसरे पार्टी के नेता जाके प्रचार कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं बहुत ऑब्वियस सा है। जबकि जहां तक गठबंधन का सवाल है, उनका तो सिर फुटा हुआ लास्ट तक चला और करीब 11 जगह पे कैंडिडेट भी दिया हुआ था उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ, फ्रेंडली फाइट का नाम दिया जाता है। तो दूसरी तरफ से आरोप लगाना बड़ा आसान है कि आपका खराब है, अपना गिरबान में झांके। गठबंधन के नेता कहते हैं कि हम लोग ईमानदार हैं, इसलिए जो है हम लोग फ्रेंडली फाइट को भी एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। ये ईमानदारी की क्या बात करें, वहां तो नियत में शुरू से ही खोट है, तो शुरू से एक दूसरे को डाउन साइज करने में लगे हुए हैं। राजद चाहती है कि कांग्रेस डाउन साइज हो जाए, CPI-ML डाउन साइज हो जाए ताकि उनका प्रभुत्व बढ़े, और सीटें वो चाहते हैं। अब सोचिए, वो 140-45 पे लड़ रहा है और चाहते हैं कि और पे लड़े, तो वो तो उनका है कि उनका वर्चस्व कैसे बढ़े, और वो अपने बात नहीं कह करके वो हम लोग की बात करते हैं। हम लोग के यहाँ मामला सब सेटल था, सब लोग प्रचार कर रहे हैं और सारी बातें तय है, तो कहां से, तो उनका दुष्प्रचार जो है वो हमेशा ये कोशिश करते रहे कि दूसरी एनडीए गठबंधन में कुछ दिखा दे ताकि वो अपना इसका कुछ लाभ ले सके। वो यही दिखाना चाहते हैं कि भाई इनमें समझदारी की कमी है, इनमें जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी कमी है, सो दैट कि जनता के पास एक फ्रैक्चर्ड मैसेज जाए। तो इसका उन्होंने लगातार कोशिश किया, मीडिया के माध्यम से बयान दिया और सब चीज करते रहे। लेकिन अब क्या करें, बेचारे कितने भी कोशिश कर लें, उनकी बात तो सबको समझ में आ जाती है कि क्या क्या ये कोशिश कर रहे हैं। जनता उनकी भावना को समझती है और जनता जानती है कि एनडीए के सरकार में इतना विकास हुआ है, केंद्र से इतनी मदद मिली है, और बिहार के विकास में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मिल के चलना बिहार के हित में काफी फायदेमंद होगा। तो ये सारी चीजें हैं, जनता समझती है, और इसीलिए पूरे बिहार में एक तरह से एनडीए की बयार बह रही है। चारों तरफ व्यापक जन समर्थन मिल रहा है, हर जगह से महिलाएं हो, युवा हो, या कोई भी सेक्शन हो, पिछड़ा अति पिछड़ा, सब लोग, सब सेक्शन हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। अलायंस में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, फिर अन्य मुद्दों पे बढ़ेंगे। एनडीए के बाकी जो दल हैं उनमें समन्वय दिखता है, जदयू लोजपा के समन्वय की रह रह कर चर्चा होती है, क्योंकि नीतीश जी और चिराग जी के जो संबंध रहे हैं थोड़े तलख रहे हैं। लेकिन और हाल के दिनों में हमने देखा कि उस संबंध को बेहतर बनाने का प्रयास भी किया गया, नीतीश जी चिराग जी के यहाँ गए भी थे। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, अभी जब कैंडिडेट लोजपा के कैंडिडेट का जब नॉमिनेशन कैंसिल हुआ तो हमने देखा कि जदयू के कई सारे नेता थे, उन्होंने सोशल मीडिया पे उसको लेकर के लिखा। तो ये जो जमीन पे जो रसाकसी है जदयू लोजपा के कैंडिडेट की, पिछले चुनाव का मनभेद भी है, आपने देखा कि पिछले चुनाव में लोजपा के वजह से जदयू कई सीटों पे उनको नुकसान उठाना, तो ये कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय कैसे होगा? देखिए, ये बात तो है, एक तरह से ये समझना आवश्यक है कि
जदयू के कार्यकर्ताओं के मन में एक तो भावना थी पहले कि भाई उनके कारण हारना पड़ा है। जो टॉप लेवल पे है वो समझ बन जाती है जल्दी से, लेकिन नीचे में परकुलेट करने में थोड़ा समय लगता है। हालांकि आप देखें कि बहुत कोशिश की गई है, पांचों दलों के कार्यकर्ताओं की लगातार बैठक हुई है, जिला स्तरीय सम्मेलन एनडीए का सम्मेलन हुआ है और उसके बाद विधानसभा वाइज जो है एनडीए का सम्मेलन हुआ है। तो नेतृत्व की तरह से समन्वय बनाने के लिए पूरी कोशिश की गई है और ये जब तक नेतृत्व में ये समझ नहीं होती तो ये कोशिश नहीं होती और प्रायः कोशिशें सफल हुई हैं। ये जो है एक तरह से वो व्यापक चर्चा जो है मीडिया के माध्यम से, इस तरह के माध्यम से बनाने की कोशिश हुई है जो सही नहीं है और मुझे लगता है कि इसी को दूर करने के लिए मतभेद को, जो इधर हाल फिलहाल में जो आप देख रहे हैं कि चिराग जी और नीतीश जी का, दोनों ने आपस में बैठ के चर्चा की है और चिराग जी भी ने बयान दिया है। तो अब इस तरह की स्थिति नहीं है और सब दलों में समन्वय है और मुझे लगता है कि पूरी ताकत के साथ एनडीए चुनाव लड़ रही। गठबंधन की सब चीजें सुगमता से होती चली गई, लेकिन एक चीज में देरी आई जब सीएम कैंडिडेट की घोषणा की बात की। महागठबंधन में जहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन तेजस्वी को सीएम का चेहरा घोषित कर दिया गया। यहाँ पे बहुत बाद में जाकर के, जबकि सीएम रहे नीतीश कुमार जी, सब उनको मानते हैं, लेकिन उनकी कैंडिडेसी में कि सीएम उम्मीदवार जो है नीतीश कुमार ही होंगे, इसको लेकर के देरी हुई। मीडिया में भी अलग अलग नेता अलग अलग तरीके के बयान देते नजर आए। हाल में जाकर के अमित शाह जी ने कहा कि नहीं, हमारे जो सीएम के उम्मीदवार हैं वो नीतीश कुमार ही होंगे। इस देरी के पीछे की वजह क्या रही? क्योंकि सब कुछ सरकार साथ में चल रही है, सब कुछ ठीक था, तो घोषणा तो पहले हो सकती थी। देखिए, ये हम लोग शुरू से ही बोलते आए हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, पांचों गठबंधन के साथ ही इसको बोलते आ रहे हैं और इसको सबने माना भी है और इस पे काम भी हुआ है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिएगा कि जो महागठबंधन के लोग हैं उनका हमेशा से इंटेंशन रहा है, आप देखिए, कि कभी चुनाव में चेहरा घोषित ना हो। ये तो, और शुरू में काफी तेजस्वी जी शुरू से ही अपने को उन्होंने घोषित कर दिया कि मैं सीएम का कैंडिडेट हूं, भावी सीएम के रूप में उन्होंने अपने को घोषित किया। मुकेश सहनी जी खुद को डिप्टी सीएम घोषित करते हैं और उधर से कांग्रेस से कोई बात नहीं आती है। तो तरह तरह से वहां पे बहुत झगड़े थे और लास्ट में जब उनको पता चला कि भाई इससे बहुत नुकसान हो रहा है, तब उन्होंने आनंद फानंद में वहां से टीम आई दिल्ली से, अशोक गहलोत के नजर में नॉमिनेशन के भी दिन काफी कम बचे हुए थे, उनकी सीट शेयरिंग तक फाइनल है ही नहीं थी। और उसके बाद अशोक गहलोत जी आए, उन्होंने किसी तरह से पैचअप करा करके खुद घोषणा कर दी जल्दी से। अब कांग्रेस को तो कोई फायदा हुआ नहीं, वो पोस्टरिंग कर रहे थे कि भाई लास्ट में करेंगे, ना उनकी सीटें बढ़ी ना कुछ हुआ, और बल्कि उनको जो भी समर्पण, एक तरह से कांग्रेस ने फिर से समर्पण किया है। और आप देखेंगे कि कांग्रेस की जो राजनीति रही है बिहार में, वो समर्पण की राजनीति रही है, राजद के चरण वंदना करते हुए। इस बार प्रयास किया राहुल गांधी ने, हाँ, कि उन्होंने प्रयास किया, वोटर अधिकार रैली के माध्यम से उन्होंने एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स अपनाई कि हमको ज्यादा सीटें चाहिए, लेकिन उसका भी प्रभाव दिखा नहीं, कुछ प्रभाव दिखा नहीं। तो उनकी राजनीति इस प्रकार से हो गई कि भाई कि बिहार में राजद के बिना उनका गुजारा नहीं है। तो इसी तरह से वो चरण वंदना करके किसी तरह से लास्ट में सारी पोस्टरिंग उनकी फेल हुई, ना उनको कुछ लाभ हुआ, ना कुछ उनको कुछ मिला, ना सीटें बढ़ी, सीटें घटी ही, और जिस तरह की सीटें वो चाहते थे वो भी नहीं मिला। और इस तरह से जब लास्ट में उनको कॉम्प्रोमाइज किया तो जबरदस्ती उस तरह से उनको घोषणा करनी पड़ी। रही बात हम लोग की, तो हम लोग को तो सब समय से ये बात कही जा रही थी। हाँ, इलेबोरेशन जो जिस तरह का चाहिए था वो इलेबोरेशन लास्ट में हुआ है, और मुझे लगता है कि इलेबोरेशन ये पहले हो जाता तो और बेहतर रहता। इस बात पे मैं भी आपसे सहमत हूं कि पहले होता तो और बेहतर रहता। तो इलेबोरेट करके कोई जनता को कभी कभी समझने में दिक्कत आती है कि कई बार जो है तरह तरह की बातें हैं वो उतना ग्रहण नहीं कर पाती है। मैंने शुरू में ही कहा 7 निश्चय प्रोग्राम की मैंने बात की, और पिछले 2 चुनाव जो है कहीं ना कहीं उसके इर्द गिर्द ही घूमा।
इस बार वो गायब है कंप्लीटली, एक तरीके से कहे तो। एनडीए का कॉमन मैनिफेस्टो आया है, उसकी चर्चा नहीं होती है। जदयू कहती है कि वो काफी सफल कार्यक्रम रहा। जदयू सरकार का अगर पिछले 2 साल का कार्यकाल देखें तो उस नीति के तहत जो भी काम हुए उसकी सफलता की बात करती है नीतीश सरकार। लेकिन इस बार वो गायब दिखा। जब मैनिफेस्टो तैयार हो रहा था, नीतीश जी से इसको लेकर के चर्चा हुई, क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए? नीतीश जी के तरफ से सुझाव कुछ आया क्या? मैनिफेस्टो जब तैयार हो रहा था तो किस प्रकार से काम हुआ? देखिए, ये मैनिफेस्टो जब भी तैयार होता है तो सभी दलों के लोग बैठ करके तैयार करते हैं। ये कॉमन प्रक्रिया है और सबके जो मुद्दे होते हैं उसको समाहित किया जाता है। और इस बार आपने देखा कि 1 करोड़ रोजगार की घोषणा जो नीतीश जी ने की है, पहला पॉइंट जो बना है वो क्या बना है? 1 करोड़ प्लस 1 करोड़ प्लस रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। सरकारी नौकरी वो रोजगार और रोजगार दोनों वही वर्डिंग है। तो ये कहां से है? नीतीश जी ने इसकी घोषणा पहले की है। महिला रोजगार की बात की थी उन्होंने, और 2 लाख तक जो सहायता की बात की है वो भी मैनिफेस्टो का पार्ट है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, रोजगार का जब सृजन की बात कर रहे हैं, तो जब तक राज्य में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, उद्योगों का जाल नहीं होगा, तो कैसे हम रोजगार दे पाएंगे? तो उसकी भी चर्चा हुई है कि 100 MSME के और डिफरेंट डिफेंस कॉरिडोर की बात हुई है, सेमीकंडक्टर की बात हुई है। इसे बड़ी बातें हैं, सब बिग टिकट प्रोजेक्ट्स हैं, और इनका जो यहाँ पर इस तरह की बात हुई है, बिहार में इस तरीके की चीजों की कल्पना नहीं की गई थी पहले कि यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर में यहाँ पर इंडस्ट्री लगेंगे। अच्छा, मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि मैंने लिखा भी इसको अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, क्योंकि मैं बिहार से हूं और उस चीज़ को थोड़ा सा मेरे लिए वो एक सेंटिमेंटल चीज़ हो जाता है। तो हम देखते हैं कि लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर सेटअप हुआ तो काफ़ी उसका प्रभाव दिखा, और खास करके एक राज्य की छवि बदलने में भी ऐसी चीज़ें जो है हेल्पफुल होती है। एकदम आपकी बात एकदम सही है। और देश में देखिए, देश में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डिफेंस की रिक्वायरमेंट को खुद पूरा करें। बहुत सालों से हम लोग बहुत हाई, काफी मात्रा में हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और एनडीए सरकार की ये खासियत है कि इन्होंने इस दिशा में कदम उठाया कि मैन्युफैक्चरिंग और इस पे रिसर्च भारत में ही हो, इसकी बड़ी आवश्यकता थी, और इन्होंने इस कदम को उठाया, और इसी क्रम में वो जगह जगह पे डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना कर रहे हैं। और बिहार में चूंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी उतनी थी नहीं, और इस तरह का यदि स्थापित होता है तो बिहार के लोगों को मदद मिलेगी, यहाँ पर उसे एंसिलरी बनेंगे, क्योंकि जब भी डिफेंस कॉरिडोर होता है तो उसमें एंसिलरी इंडस्ट्रीज आती है, जिसमें राज्य के लोगों को मौका मिलता है कि वो भी पार्टिसिपेट करें। उस तरह से जो टेक्सटाइल हब की बात हुई है, तो बिहार का बहुत, चूंकि एक बड़ा पॉपुलेशन है और जो इस सेक्टर में काम कर सकता है। आप देखिए, बांग्लादेश जो कंट्री है, क्या है उसमें? बाहर से कपड़ा आता है, वहां पे कटाई सिलाई हो जाती है, यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, और विदेश के मार्केट में देखेंगे मेड इन बांग्लादेश बहुत मिलता है आपको, टी शर्ट, कैप सब कुछ मिलता है। तो बांग्लादेश जब हब बन सकता है तो व्हाई नॉट बिहार? क्यों नहीं बन सकता है ये? और गंगा नदी है, यहाँ से आप सीधा एक्सपोर्ट सीधा कलकत्ता के माध्यम से कर सकते हैं, एक वाटरवेज भी है। तो हमारे पास वो सारी चीजें हैं, लोग हैं, और यहाँ पर सारी अपॉर्चुनिटी हैं, और वर्ल्ड में भी, वर्ल्ड मार्केट में भी अपॉर्चुनिटी है। तो हम इसको क्यों नहीं कैटर करते हैं? तो ये सारी चीजें जो है, ये परिकल्पना, वो इस निश्चय में दिखता है। तो हमको ये इस जो संकल्प पत्र है, उससे हमारा फ्यूचर का बिहार दिखता है। एक रिजिलियंट बिहार, एक शिक्षित बिहार, एक आत्मविश्वासी बिहार, एक मजबूत बिहार, जो पूरी आत्मविश्वास के साथ पूरे देश के विभिन्न राज्यों के साथ कदम के कदम, आंख से आंख मिला के चले, और पूरे विश्व में के मानचित्र में जो इसका स्थान था पहले, उस स्थान को फिर से रिगेन करे। इस दिशा में बढ़ता हुआ ये कदम। और मुझे लगता है कि जब हम आदरणीय मोदी जी जब कहते हैं कि 2047 तक पूरे देश को विकसित करना है, तो जब तक बिहार विकसित नहीं होगा तो देश कैसे विकसित होगा? तो इसमें तो अधिक इम्पिटस यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जो पीछे हैं उनको ज्यादा सहायता देनी पड़ेगी और मदद पहुंचानी पड़ेगी, ताकि अपने कमजोर भाई बहनों को भी हम लोग ऊपर उठा सकें, और देश की प्रगति में हम लोग भी अपना रोल अदा कर सकें। रोजगार, जैसा कि आपने बताया कि मैनिफेस्टो में प्रथम बिंदु जो है वो रोजगार को लेकर के बात हुई।
इसके पीछे की क्या ये भी वजह है कि तेजस्वी लगातार रोजगार की बात करते रहे। वो कहते रहे कि 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी हम देंगे 2.5 करोड़ परिवारों को। तो ये जो पिछले, और ये भी माना जाता है कि आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 साल में नीतीश सरकार ने अच्छी संख्या में सरकारी नौकरी दी है। लेकिन इसके बावजूद जो चुनाव जो है कहीं ना कहीं जॉब के आसपास जो घूम रहा है, और तेजस्वी का बार बार इस चीज को कहना, कहीं ये वो भी एक प्रेशर था जो प्रथम बिंदु पे नौकरी को रखी गई है। नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसा प्रेशर नहीं था। आपको समझना होगा बिहार के डेमोग्राफी को। बिहार की डेमोग्राफी ऐसी है कि अभी हमारे पूरे देश में 50% युवा है, बिहार में 60% युवा है। अब युवा का डेमोग्राफिक आप डिविडेंड ले सकते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड आपको मिले, या ये आपके लिए कर्ज हो। तो उस पॉपुलेशन का किस तरह से हम बेहतर इस्तेमाल करें, पॉपुलेशन आपके लिए एसेट कैसे बने। जब पॉपुलेशन वेल ट्रेंड हो, हाईली एजुकेटेड हो, तब उसके ग्रोथ के पार्टिसिपेशन में उसकी काफी भूमिका होती है, ग्रोथ में पार्टिसिपेट करती है। तो हम अपने पॉपुलेशन को किस तरह बनाएं कि वो बिहार के ग्रोथ में और कंट्री के ग्रोथ में अपना रोल अदा करें। कैसे करेगा? जब उस ह्यूमन कैपिटल को इस तरह से इंपावर करेंगे, उन युवाओं को इस तरह से शिक्षित करेंगे और स्किल्ड बनाएंगे, ताकि वो सारे एक्टिविटीज में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट करें और देश और बिहार की प्रगति में योगदान दें। तो यही अपॉर्चुनिटी है कि आपको रोजगार सृजित करना है, एक तरह से उनको स्किल्ड बनाना है। हाईली जो हमारा जो सोशल कैपिटल है, जो हमारे लोग हैं, वही हमारे सबसे बड़े एसेट हैं। हाँ, यही बिहार की पूंजी वही है। जैसे जापान में वहां के लोग ही उनकी पूंजी है। जापान में कोई ऐसा एसेट नहीं है उनका, नेचुरल कोई विशेष एसेट है नहीं, पथरीला इलाका है, सब कुछ है, लेकिन लोग ऐसे हैं, उन्होंने जापान को सुपर पावर बना दिया। उसी तरह से हमको सिर्फ अपने लोगों पे काम करना है। यदि हम अपने लोगों पे फोकस करते हैं, उनको इंपावर करते हैं, वो मजबूत बनते हैं, तो बिहार मजबूत बनता है। बिहार तो लोगों से मिलकर बना है, बिहार जमीन का थोड़ी ना एक टुकड़ा है। बिहार हम बिहारियों से मिलकर बना है, और यदि बिहारी सशक्त होते हैं, वो मजबूत होते हैं, तो बिहार सशक्त होता है। तो इसलिए हमारा जो ये उद्देश्य है कि बिहार के युवा सशक्त हों, उनको मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट में, ये रोजगार उनके चैरिटी नहीं है, उनका कंट्रीब्यूशन है। उनका कंट्रीब्यूशन हम अपने राज्य के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे लें, इसके लिए रोजगार सृजन हो रहा है, इसके लिए इंडस्ट्री लगाई जा रही है। ये रिवर्स प्रोसेस। तो और आप पूरे प्रोसेस को आप समझें एक तरह से, तो बहुत मीनिंगफुली हम अपने सोशल कैपिटल को कैसे डेवलप करें और उसको हम इकोनॉमिक कैपिटल में कैसे बदलें, इसके लिए काम करें। जब भी नीतीश सरकार की बात होती है और नीतीश जी के काम की बात होती है, लोगों के जहन में कुछ तस्वीरें हैं जो उभर कर आती है, और वो शुरुआती दौर की तस्वीरें हैं जब बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। खास करके जो लड़की यहाँ होती थी, वो लोग स्कूल नहीं जाते थे, और जिसमें मतलब एक तरीके से ड्रास्टिक चेंज आया उनकी पॉलिसी के वजह से। जो है बच्चे स्कूल जाना शुरू किए, खास करके लड़कियां, और वो उनको ड्रेस मिलना, और वो जो साइकिल से स्कूल जाती थी, और उनको जो प्रथम आने पे जो उनको पुरस्कृत किया जाता था, 25,000 की राशि दी जाती थी, ये सब एक बड़ा उनकी पॉलिसी के वजह से कहें कि बड़ी संख्या में लड़कियों ने स्कूल जाना शुरू किया। न सिर्फ लड़कियां, इंफ्रास्ट्रक्चर बदले, मिड डे मील हुआ, उसके वजह से जो है बॉयज भी इनरोलमेंट बढ़ा और तमाम बड़े बदलाव आए। शिक्षकों की भर्ती निकली काफी संख्या में, और रोजगार भी सृजन हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद, ये जो कि बिहार को इसकी बहुत जरूरत थी, लेकिन अब हम इससे आगे आते हैं, शिक्षा के स्तर को लेकर के बात करते हैं। ये सब हो गया, इंफ्रा बन गया, भोजन मिल रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा के स्तर में कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो वो एक क्वालिटी नहीं दिख रही है। इसके पीछे की क्या वजह, कहाँ जो है कमी आ रही है, और इसको ठीक करने का प्रयास कैसे किया जा रहा है? देखिए, जो बिहार का डेवलपमेंट की बात करें, तो किसी भी कंट्री और किसी भी समाज का डेवलपमेंट में तब तक बढ़िया प्रगति नहीं होती है जब तक वहाँ की महिलाएं शिक्षित ना हो, उनकी महिलाएं सशक्त ना हो। इवन वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन की बात कर लें, तो अब इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी में यदि आपका 50% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो आपका इकोनॉमिक जो कहते हैं पर कैपिटा, एसजीडीपी, वो ऐसे ही आधा हो जाएगा। आप डिवाइड कर लीजिए, वो जीरो इधर से मेल का आएगा और डिवाइडेड बाई फुल पॉपुलेशन आएगा, तो ऐसे ही आधा हो जाएगा।
तो ये बहुत आवश्यक है कि हमारी जो आधी आबादी है वो भी कंट्रीब्यूट करे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और एक बड़ी सोच है। तो इस सोच को लागू करने के लिए उन्होंने, जो नीतीश जी हैं, पहले से ही स्वप्न दृष्टा रहे। वो चाहते हैं कि महिलाओं के समाज में पूरी भागीदारी, पूरी तरह से वो भागीदार बने, पावर स्ट्रक्चर में भागीदार बने, सामाजिक जो डिसीजन मेकिंग है उसमें भागीदार बने, और हर तरह से वो भागीदार बने, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भागीदार बने। तो ये जो भागीदारी का कॉन्सेप्ट है, एक लार्जर कॉन्सेप्ट है, इस पे उन्होंने काम किया है। और शुरू से देखिए कि आते ही उन्होंने पावर स्ट्रक्चर में उनको जगह दी। 50% रिजर्वेशन जो है, लोकल जो पावर स्ट्रक्चर है, पंचायतें हो, जिला परिषद हो, जो लोकल बॉडीज हैं, वहां पर रिप्रेजेंटेशन किया। इसका इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ा कि महिलाएं समाज में सामाजिक सरोकार के मुद्दे पे चर्चा करने लगी, आगे सामने आ गई। लोग उस समय मजाक उड़ाते थे कि भाई ये क्या हो रहा है, नीतीश जी क्या, और उन महिलाओं के पति जाते थे शुरू में, और उनको मजाक से कहा जाता था कि मुखिया पति आए हैं, सरपंच पति आए हैं, इस तरह के लोग संज्ञा देते हैं। लेकिन वो एक टाइम का फिनोमेना है, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं वो मुखिया पति गायब होते जाएंगे, महिलाएं फ्रंट पे आ जाएंगी। शुरू में कोई भी काम करते हैं तो थोड़ा सहारा लेना पड़ता है। तो इस तरह से उन्होंने हर तरह का काम किया, और महिलाओं की जब भागीदारी बढ़ानी है तो फिर आपका एजुकेशन में देखा, शुरू में देखा कि स्कूल में महिला जा ही नहीं, लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी, ड्रेस नहीं था। तो सबसे पहला उन्होंने काम किया कि 6ठी 7वीं के बाद जब लड़की की उम्र थोड़ी बढ़ जाती है, उनको प्रॉपर ड्रेस की रिक्वायरमेंट है, और उस समय उनके पास ड्रेस नहीं था। स्कूल जाने के पीछे एक लॉजिक था कि भाई कि कपड़ा ही नहीं है तो कैसे पहन के, किस प्रॉपर कपड़े के बिना कैसे जाए स्कूल। तो पोशाक योजना शुरू की। जब उनका देखा कि भाई इससे असर पड़ रहा है, फिर देखा कि 10th में जो है वो नहीं जा पा रही है, 10th में जो हमारा जो जितना लड़के पढ़ रहे थे मैट्रिक में अपीयर हो रहे हैं, वो कम अपीयर हो रहे हैं लड़कियां। तो वहां पर उन्होंने साइकिल योजना 9वीं से शुरुआत कर दी, ताकि स्कूल थोड़ा दूर भी है तो जाए सब। और शुरू में लोग सोचते थे कि साइकिल चला के जाएंगे तो समाज में किरकिरी होगी, फप्तियां कसी जाएगी। तो उसके लिए भी जब लड़की जब जाने लगी सब समूह में, तो सबका हौसला पस्त हो गया। जितने सोहदे वगैरह थे जो कमेंट मारते थे, उनका हौसला पस्त हो गया, और एक समाज में एक नया सोच डेवलप हुआ। जो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं अब उसी का बड़ाई करने लगे। तो इस तरह से जो लोगों के समाज में थिंकिंग प्रोसेस भी वो भी बदला, लड़कियों के प्रति सोच बदली। और अब जब उन्होंने देखा कि बाल विवाह को रोकने के लिए आपको और हायर स्टडीज में जाना है, 10+2 पढ़ाना है, तो हर पंचायत में उन्होंने स्कूल की स्थापना की, 10+2 स्कूल की, जो मुझे लगता है कि देश के स्तर में भी एक बड़ा डिसीजन था कि हर पंचायत में आपका 10+2 स्कूल होना है। और उन्होंने इसकी स्थापना कर दी, वो चल रही है। इससे क्या हुआ, लड़कियां जो है बहुत दूर ना जाकर के घर के आसपास ही जाकर के वो पढ़ पा रही हैं 10+2 तक। तो ये सारी चीजें जो है एक सोच के तहत है, और इसके लिए उन्होंने योजना भी चलाई कि 10+2 पढ़ ले और अविवाहित रहे तो उनको 25,000, और जो स्नातक कर ले, विवाहित हो चाहे अविवाहित, 50,000। तो इस तरह का इंसेंटिव जो भी स्कीम है, बहुत सोची समझी नीति के तहत ये स्कीमें बनाई गई ताकि लड़कियां ग्रेजुएशन कर ले। और उसके बाद जो सबसे जो तगड़ा चोट है वो 35% आरक्षण का है सरकारी नौकरी में, उससे आया। तब जनता को विश्वास हो गया कि बेटी को नौकरी लग जाएगा, जैसी पढ़ लेगी कुछ हो जाएगा तो बेटी को नौकरी लग जाएगा। तो ये जो आत्मविश्वास बढ़ा है समाज में लड़कियों के प्रति, ये जबरदस्त काम किया है। और पूरे समाज में देखिए, बिहार के सोसाइटी में जो बदलाव आया है, राजनीतिक सत्ता जनरली टेम्पररी होती है, उससे सामाजिक बदलाव से बहुत ज्यादा सरोकार नहीं इसमें होता। वोटिंग में भी बदलाव देखने को मिला। पहले पुरुष तय करते थे कि महिलाएं कहाँ किसको वोट देंगी, लेकिन ये जो आत्मविश्वास एक तरीके से कहे कि नीतीश सरकार ने महिलाओं को दिया, इसके वजह से वो संबल बनी और वो तय की कि उनका वोट किसको जाएगा। एकदम, ये भी एक बदलाव, सामाजिक बदलाव देखने को मिला। देखिए, एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग। नॉर्मली क्या होता है, महिलाएं होती है या तो बेटी होती है या पत्नी होती है या माँ होती है, किसी न किसी रूप को इस रूप से। एक बार कल मैं सुन रहा था किसी महिला को, वो बोल रही थी कि भाई पहले तो हमको तो नाम ही मेरा नहीं होता था, फलना की बेटी, फलना की माँ, फलना की पत्नी, इस तरह से, मतलब महिला अनाम है, उसका कोई व्यक्तित्व नहीं है।
लेकिन ये जो परिवर्तन आ रहा है बिहार के समाज में, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक सामाजिक प्रयोग है, राजनीतिक प्रयोग है। राजनीति जनरली जो होता है सामाजिक परिवर्तन का कारण नहीं बनती है, लेकिन बिहार के केस में ये देखा गया कि बिहार में राजनीतिक प्रयासों से सामाजिक परिवर्तन किया जा रहा है। ये अद्भुत प्रयास है और इससे जो है समाज में बहुत जबरदस्त बदलाव आया है और बिहार एक नई सोच के साथ एक नई सामाजिक क्रांति की ओर बढ़ रहा है, जहां पर महिलाओं को भी वही अधिकार है, महिलाओं की वही आर्थिक स्वतंत्रता है, महिलाओं को वही आर्थिक, राजनीतिक, सब तरह की स्वतंत्रता है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो लोकतंत्र में भी एक बहुत बड़ा प्रयोग है ये और बहुत बड़ी मजबूती आई है इससे बिहार के लोकतंत्र में। तो ये एक बड़ी चीज है। दूसरी बात आपने जो कही शिक्षा के स्तर पे, तो देखिए आप इस बात को समझिए, जब नीतीश जी शुरू में आए तो यहाँ पर स्कूल में टीचर ही नहीं थे, खाली मैक्सिमम टीचर का पोस्ट था और उस समय मात्र 4,000 करोड़ शिक्षा का बजट होता था, 24,000 करोड़ पूरा का पूरा बजट होता था। तो आर्थिक संसाधनों की तंगी एक तरह से, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, सब चीज नहीं है, तो आदमी के पास जब राज्य के पास रिसोर्स आता है तो कैसे कैसे पूरा करता है। और उसमें केंद्र सरकार की ये योजना चल रही थी कि 1,500 रुपए में पारा शिक्षक आप नियुक्ति कर ले। तो उस समय जब संसाधन नहीं थे तो उन्होंने इस तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर है उसकी बहाली की गई कि कम पैसे में हम कैसे शुरू कर लें, क्योंकि आप एकाएक शिक्षक उपलब्ध हो स्कूल में। आप जो है एकाएक नहीं सोच सकते कि एकाएक चमत्कार हो जाएगा, एकाएक आप अमेरिका वाले स्कूल यहाँ पे आ जाएंगे, एकाएक फिनलैंड जैसा है वैसा। वो एक क्रमिक प्रोसेस, एक विकास का प्रोसेस रहा। जितना आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी होती है, जितना आपके आर्थिक क्षमता होती है, उसी हिसाब से राज्य जो है अपने नागरिकों पे खर्च करता है। तो कितनी आर्थिक क्षमता, जब आपका इकोनॉमी 1 लाख करोड़ का था, 2005 में इकोनॉमी 1 लाख करोड़ की थी और उसमें बजट जो था वो 24,000 करोड़ का था। अब सोचिए उस समय इतना पैसा था ही नहीं कि आप इस तरह से काम करें। तो जैसे जैसे देखिए इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट राज्य के पास बहुत रहा है, उतने कम रिसोर्सेज में कैसे ऑप्टिमाइज करें डिफरेंट प्रायोरिटीज को और किस तरह से हम शिक्षा में भी ध्यान दें, स्वास्थ्य में भी ध्यान दें, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ध्यान दें, एंड सब तरह से ध्यान दें ताकि राज्य के ग्रोथ की कैपेसिटी बढ़े। ये बहुत सोच समझ करके कम पैसे में कैसे, जैसे गृहिणी घर चलाती है उस तरह से राज्य को किस तरह से आगे बढ़ाया गया कि ग्रोथ के पार्ट पे रहे, राइट पॉलिसीज आए, राइट डायरेक्शन में बढ़े, क्योंकि ये बिगड़ना बहुत आसान है। संवार करके धीरे धीरे करके एक राइट डायरेक्शन में चला जाए तो बहुत चीजें अपने आप सुधर जाती है। तो कम रिसोर्सेज से हमने शुरू किया, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, टीचर्स की नियुक्ति हुई तो उसमें शिकायत भी है कि अब टीचर अच्छी क्वालिटी के नहीं है। लेकिन अच्छी क्वालिटी के आएंगे कैसे? आपके डाइट के जितनी भी संस्थानें थी जो शिक्षक ट्रेनिंग करती थी वो थे ही नहीं यहाँ पर। तो शिक्षकों की ट्रेनिंग नहीं हुई, बहुत दिनों से शिक्षक ट्रेंड होकर जो पड़े हुए थे उनकी बहालियां। तो ऐसे जो जब बातें होती है, जब आपकी स्टेट की कैपेसिटी कम रहती है तो धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेट की कैपेसिटी बढ़ती है, धीरे धीरे जैसे उसका इकोनॉमिक संसाधन बढ़ता है, उसी तरह से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। तो हम 4,000 करोड़ से अब देखिए 80,000 करोड़ पे पहुंचे। कितना गुना हम लोग ये किए, पूरा बजट को हम बढ़ाए शिक्षा का, 22% बजट शिक्षा में जा रहा है। हम अपनी प्रायोरिटी तो तय कर दिए हैं कि भाई कि हमारा पैसा कहाँ लगेगा, लोगों की शिक्षा में लगेगा, लोगों के एम्पावरमेंट में लगेगा, लोगों को हम मजबूत करना चाहते हैं। तो एक बड़ा अपना हिस्सा हम शिक्षा को दे रहे हैं। हम अपेक्षा कर सकते हैं और धीरे धीरे आप देखिए कि अब क्या हम बहाली कर रहे हैं, बीपीएससी से स्कूल के शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं, हाई क्वालिटी टीचर्स कोशिश। तो आप देखिएगा अभी जो नए शिक्षक जितने भी बहाल हुए हैं, आप जाके इंटरव्यू लीजिए, स्कूलों में पता कीजिए कि कैसे गुणवत्ता में भी सुधार आ रहा है। क्योंकि शिक्षा जो होता है, शिक्षा की क्वालिटी ये डिपेंड करती है कि किस तरह के शिक्षक है। शिक्षा में सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट यदि कोई चीज है तो है शिक्षक की क्वालिटी। यदि बिल्डिंग ना भी हो, यदि और सब चीजें ना भी हो, लेकिन एक अच्छा शिक्षक आ जाए, आपका पूरा एनवायरनमेंट स्कूल का बदल जाएगा। तो यही काम हम लोगों ने किया है कि शिक्षा की क्वालिटी पे ध्यान दिया है। यदि अधिक पैसा भी लगाना पड़े लगे, लेकिन अच्छे क्वालिटी के टीचर आए, बढ़िया रिक्रूटमेंट हुआ है,
बीपीएससी से रिक्रूटमेंट हुआ है और आप देखिएगा कि इसका असर और दिखेगा। उसी तरह से हर तरह से मॉनिटरिंग का सिस्टम डेवलप हुआ है, कौन शिक्षक जा रहे हैं स्कूल, नहीं जा रहे हैं, क्या बच्चों का प्रोग्रेस हुआ है। तो जिस तरह की व्यवस्था हम आइडियल चाहते हैं उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं और उसी की तरफ हमारी कोशिश है कि पूरा बढ़ा जाए। 80,000 के करीब करीब स्कूल और ये सब कुछ हैं, तो उन सब में ये करना थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब रिक्रूटमेंट की बात करें तो 2-3 साल लग गए ना, एक साथ तो आप नहीं कर पाए। तो हर प्रोसेस को टाइम लगता है और मुझे लगता है कि हम लोग कॉलेजेस में भी, आप देखिए सब जगह पे कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो हर जगह पर हमारा फुल स्ट्रेंथ। आप कॉलेजेस में भी देखिए तो विश्वविद्यालय सेवा आयोग से कितने सारे शिक्षकों की बहाली हुई है, जबरदस्त बहाली हुई है, पुलिस में बहाली हुई है, इस हर तरह से बहाली। तो इस तरह से जो हम लोग जो काम कर रहे हैं डायरेक्शन की तरफ से, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो है, ये एक समय जरूर लगेगा, लेकिन हम अच्छी क्वालिटी की शिक्षा सब जगह पे उपलब्ध और बेहतर क्वालिटी रिलेटिव होती है। हमेशा जानिए कि क्वालिटी रिलेटिव होती है। आप किसी से कंपेयर करते हैं तो अपने को खराब पाते हैं और एब्सोल्यूट क्वालिटी कुछ ऐसा मानक नहीं है, लेकिन हम एक बेहतर, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी की तरफ बढ़ रहे हैं और बड़ी मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं। हम सरकार पूरा इस पे ध्यान फोकस की हुई है और मुझे लगता है कि अगले कुछ वर्षों में बिहार के शिक्षा के मानक के अनुसार काफी ऊंचे स्तर पे होगी। आप उड़ीसा में भी जो है लंबे समय तक सर्व किए, आप उसके बाद बिहार आए, यहाँ पे भी आप कई जगह डीएम रहे। वो जब दौर था, जब लालू जी सत्ता में आए और लंबे समय तक सर्व किए, तो नो डाउट उन्होंने पिछड़ों को अपलिफ्ट किया, लेकिन उस अपलिफ्टमेंट के बाद जो समाज के अंदर एक कास्ट वॉर छिड़ा, ठीक है, वो तो हम सभी जानते हैं। और उस समय प्रदेश जो है नक्सलवाद से भी कहीं ना कहीं प्रभावित था। उसके बाद जब नीतीश जी की सत्ता आई तो उनको वो विरासत में मिली, नक्सलवाद और कास्ट वॉर। लेकिन हमने देखा कि पिछले 20 वर्षों में किस तरीके से कास्ट वॉर खत्म हुआ, एक पूर्णतः नहीं कहेंगे, लेकिन 90% वो अब नहीं है, कम से कम वो दिखता नहीं है। 1, 2, नक्सलवाद कंप्लीटली हम कहेंगे कि बिहार में 0 है। इस पे जो लगाम लगाई, क्योंकि उस समय केंद्र तो अपनी योजना चला रहा था नक्सलवाद से डील करने का तमाम चीज, लेकिन नीतीश जी ने जो उनके लिए जो सबसे बड़ी कोड कहेंगे हम लोग, कास्ट वॉर, नक्सलवाद बिहार के लिए, उसको कैसे खत्म किया? आपने बहुत नजदीक से देखा है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहे हैं, इसके पीछे की कहानी देखिए। ये बहुत एक इस पे स्टोरी बन सकती है, कहानी है ये। और कैसे पॉजिटिव सोच के साथ यदि आप चलें तो समाज में किस तरह से व्यापक परिवर्तन हो सकते हैं, लोग हिंसा का रास्ता छोड़ सकते हैं, इस पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ है बिहार में, जो एक्सपेरिमेंट नीतीश जी ने किया है। पहले भी एक्सपेरिमेंट होते रहे, विनोद भावे जी ने किया है, डकैतों को उन्होंने मेन स्ट्रीम पे लाया था, तरह तरह से काम हुए हैं पहले। लेकिन आपको ये बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी कि क्यों होता है ऐसा। जब समाज में असमानता होती है, समाज में आर्थिक संसाधनों में और लोगों के जो एम्पावरमेंट में भी असमानता होती है और अत्याचार होते हैं, तो इस तरह की चीजें होती हैं। और ये एक रियलिटी रही है कि पहले से इस तरह का जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं राज्य में, वो अनइवन टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड थे। तो उसके कारण जो है, उसी का जो परिणाम हुआ, उसके सोशल डिवीजन में परिणाम पला और उसके कारण जो है समाज में इस तरह के जो कहते हैं एक भावना, जो कहते हैं ना कि यदि किसी को दबाया जाए या किसी को कर दो, एक वक्त के बाद रिवोल्ट हो जाता है। तो ये सामाजिक परिस्थितियां थी जिसको बाद में ये जब लालू जी आए और इस तरह के आए, तो इस तरह का काम हुआ, इस तरह का रिवोल्ट हुआ और इस तरह की परिस्थितियां बनाई कि उन्होंने कुछ इस पे ध्यान ही नहीं दिया। नीतीश जी ने क्या किया? नीतीश जी ने उस असंतोष को खत्म किया। पहले आए जो लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे, उनको इंपावर किया, उनको समाज की धारा में लाया, उनको पावर स्ट्रक्चर में जगह दी। जो अति पिछड़ों दलितों को उन्होंने जो इंपावर किया, उनको आरक्षण दिया, उससे वो समाज की मेन धारा में आए। उनके लोग मुखिया बनने लगे, लोकल जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव बनने लगे। और जब वो मुखिया बनते हैं तो कोई भी समाज का तबका हो, किसी जाति का, उनको बोलता है प्रणाम मुखिया जी, आइए, उनका सम्मान बढ़ा। तो सोशल स्टेटस में जैसे उनका अलग बदलाव आता है, तो उनकी सोच भी बदलती है।
उनको लगता है कि हमको अधिकार मिला है। जब भी अधिकारहीनता की भावना आती है तो रिवोल्ट्स होते हैं, इस तरह की क्रांतियां होती है। चाहे नक्सलवाद का ले लें एग्जाम्पल, चाहे और कोई चीजों का एग्जाम्पल ले लें, हर जगह पे यही आपकी स्टोरी है। यदि आप इंपावर करेंगे, लोगों को इंपावर करेंगे, उनका पार्टिसिपेशन कराएंगे, तो वो ये सब हिंसा का रास्ता छोड़ देते हैं। हिंसा तभी होती है जब उनको अहिंसक तरीके से वो चीजें नहीं मिलती है। जब वो निराश हो जाते हैं तब हिंसा का सहारा लेते हैं। दैट इज द लास्ट रिसोर्ट। लेकिन जब नीतीश जी ने जो सरकार की सारी योजनाएं उनके पास, आपकी सरकार आपके द्वारा उन्होंने काम चलाया, और खास करके नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तरह तरह के काम कराए, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए, इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कें बनवाई, गांव के जो है आंगनवाड़ी सेंटर, स्कूल का उसका रेनोवेशन कराया और लोगों को पार्टिसिपेशन दिया। इससे बहुत हद तक जो है जो उसका असंतोष है वो खत्म हो गया और लोग एक साथ मिल करके काम शुरू कर दिए। और ये जब मिल करके बिहार की जो ग्रोथ स्टोरी है, जब हम कहते हैं कि 11% से ग्रो हो रहा है, डबल डिजिट में ग्रो हो रहा है, उसका मेन कारण है कि पहले एक दूसरे से टकराव में लोग लगे रहते हैं। जब एक दूसरे को मरने मारने की अवस्था होगी तो बताइए डेवलपमेंट पे कौन सोचेगा? किसको चिंता? पहले जान बचाएंगे कि डेवलप करेंगे या इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें? पहले तो जान बचाएंगे। तो उस समय कैसा ग्रोथ होता भाई? तो उस समय की सरकारों को ना समझ थी, जब मुख्यमंत्री थे ऐसी करके कुछ भी गाहे बेगाहे किसी तरह से पावर में रहना है। ये शासन का इस्तेमाल किस तरह से लोगों के लिए हो उन्होंने सोचा ही नहीं। और नीतीश जी ने इसी चीज को, इस एक्सपेरिमेंट को जब किया तो अब सारे सोसाइटी की एनर्जी अलाइन होकर के एक डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। यदि बिहार में 20 सालों में यदि कोई सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ है तो यही हुआ है कि समाज के विभिन्न वर्गों को उन्होंने अलाइन करके, सामंजस्य स्थापित करके उसको ग्रोथ के काम में लगाया, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगाया और लोग एक दूसरे से झगड़ा भूल करके अपनी प्रगति में लगे और इसी कारण बिहार बढ़ा है। और इसी को हमको आगे मेंटेन करना है। ये सामाजिक कोहेशन रहे, सामंजस्य रहे और सब एक दूसरे को ना देख करके, उससे झगड़ा ना करके मिलजुल करके कैसे बढ़े। डेवलपमेंट की जो स्टोरी है वो हमेशा कोऑपरेशन की स्टोरी रहती है, कभी भी डिस्कॉर्ड, डिस्कंटेंट और आपस में झगड़े की स्टोरी नहीं रहती है। डेवलपमेंट तभी होता है जब समाज में इस तरह की शांति, सद्भावना का माहौल हो। जब सद्भावना का माहौल रहता है तो सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, आगे बढ़ती है। और इसी काम को नीतीश जी ने किया है, इसको आगे बढ़ाने का काम वो लगातार करते रहे। आपने तमाम बातें बताई और क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट रहेंगे, मैं एक चीज समझना चाहता हूँ कि बिहार में चीजें बदल गई है और सब पॉजिटिव चेंजेस हैं, कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए। इतना कुछ आंकड़े में दिखता है तब कुछ, लेकिन नीति आयोग की जो इंडेक्सिंग होती है उस रैंकिंग में बिहार अभी भी बहुत निचले पायदान पे आपको दिखता है। नहीं, देखिए सब चीजों में ऐसा नहीं है। कई चीजों में देखिए तो हम काफी आगे बढ़े हैं, लेकिन गरीबी के जो इकोनॉमिक वाली चीज है वो उसमें हम पीछे हो जाते हैं, जिसका वेटेज काफी रहता है। तो इकोनॉमी के टर्म में हमने जो जिस तरह का हम लोग को ग्रोथ होने के बाद, लेकिन बेस, किसी भी चीज को बेस पे आप आधारित करते हैं। आप कोई परसेंटेज लगाइए, पहले जो है ग्रोथ रेट था 0 से 2.5% तक, 2005 90 से 2005 तक उस ग्रोथ पे बढ़ रहा था। उसमें हमको बेस 1 लाख करोड़ का मिला SGDP का। उसमें हम कोई भी फिगर लगाएंगे तो ग्रोथ का किसी भी जो बेस है उस पे ग्रोथ तो आप एक सर्टेन परसेंटेज पे ना जाएंगे। कोई भी कंट्री के हिस्ट्री में आपने नहीं देखा कि एक साल में 50% का ग्रोथ हुआ है। कोई भी इंटरप्राइज का ग्रोथ ऐसा 50% नहीं होता है, 20%, 25%, 15%। और इकोनॉमी के टर्म में देखें तो 10% से एवं पूरे वर्ल्ड में सम्मानजनक एक ग्रोथ मानी जाती है। तब जब बेस पे उतना 10% लगाएंगे तो फिर 1 लाख करोड़ से कितना होगा? 10,000 करोड़। तो ये जो परसेंटेज है इसको कंपाउंडिंग भी करें तो टाइम लगता है। जो चीज हमने 91 में जो लिबरलाइजेशन हुआ उसके बाद सभी स्टेट आगे बढ़ रहे थे एक सर्टेन ग्रोथ रेट के साथ, 7%, 8%, और हम लोग उसी जगह बैठे हुए थे या डिप कर रहे थे। तो उस समय और जो हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी नीचे चला गया। लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, मारकाट कर रहे हैं, तो क्या ग्रोथ होगा भाई? आप ही सोचिए। तो उस समय एक नीचे डिप कर रहे हैं
और डिप करने गड्ढे में आपको मिल गया, अब गड्ढा से ही निकालने में आपको जमीन पे लाने में आपको समय लग रहा है, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं, आप कंपेयर करने लगे दूसरे राज्यों से। आप कंपेयर कीजिए कि जिस समय था उस समय से कैसे आप चले, उसकी स्टोरी आप देखिए, तो आपको लगेगा कि सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। आप उससे, उस स्टेटस से इस स्टेटस पे कंपेयर कीजिए, और उस पैरामीटर, हर पैरामीटर में आप देखिए तो कितना हम लोग आगे बढ़े। जब आप चाइल्ड मोर्टैलिटी की बात करेंगे, इन्फेंट मोर्टैलिटी की बात करेंगे, तो हम अभी नेशनल एवरेज 26 के आसपास हैं। आप मैटरनल मोर्टैलिटी में थोड़ा सा हम ज्यादा हैं। संस्थागत प्रसव की बात करें, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात करें, तो कंट्री के एवरेज से हम लोग काफी उसी के आसपास हैं। तो बहुत सारे पैरामीटर में हम कंट्री के एवरेज से हैं, लेकिन जहां इकोनॉमी इन्वॉल्व होती है, जहां पर वो इन्वॉल्व होता है, वहां पर अवश्य हम नीचे चले जाते हैं। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ कि हमारा बेस बड़ा कमजोर है। और लोग कहेंगे अरे भाई दुहाई देते रहेंगे, तो एक दिन में थोड़ा ना रोम बना है, सदियों लगता है। और ग्रोथ का प्रोसेस हमेशा क्रमिक होता है, कोई जादू नहीं आता है। जो व्यक्ति यहाँ पे कहता है मैं जादू कर दूंगा, वो समझ लीजिए आपको मूर्ख बना रहा है। और कोई भी इकोनॉमी में कोई जादू नहीं होता है। कोई कहता है ना कि आ करके हम आइए, आपका आगे हम आपको तुरंत जो है डेवलप कर देंगे। एक आता है पैसा कि पैसा आप दीजिए, 6 महीना में 4 गुना करके देंगे। तो ऐसे लोग बिहार में सोसाइटी में भी घूमते रहते हैं और राजनीतिक दल बना के भी घूमते रहते हैं। तो इन लोगों से सावधान रहिए। मैं तो यही कहूंगा कि जनता समझदार है, हर चीज में टाइम लगता है, और सही चीजें देखना चाहिए कि सही इंटेंट के साथ हो रहा है कि नहीं, सही डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं। यदि ये दोनों चीजें यदि सही है, तो मुझे लगता है कि उस जगह को, उस कंट्री को, उस राज्य को ग्रोथ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां तक बिहार का सवाल है, मुझे लगता है कि हम लोग सही इंटेंट के साथ सही डायरेक्शन में बढ़। 2 मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं एक तरीके से कह लीजिए नीतीश सरकार के लिए सरदर्दी बने हुए हैं। इंटेंशन सही है, लेकिन फिर भी उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ी आई है। पहला है शराबबंदी। शराबबंदी सामाजिक स्तर पे उसके बहुत फायदे दिखे, और जो बिहार से आते हैं उन्होंने उस बदलाव को देखा कि समाज में शराबबंदी की वजह से क्या बदला। लेकिन जिस तरीके से शराब उपलब्ध हो रही है, ठीक है, इलीगल तरीके से, और उसके वजह से जो और नशा का जो सेवन बढ़ रहा है, इसको लेके सरकार क्या सोच रही है। एक दूसरा, पेपर लीक की जो समस्या है, ठीक है, एक तरफ जो सरकार है वो जॉब मुहैया कराने में, समय से परीक्षा कराने में व्यस्त है, और दूसरी तरफ उसी बीच में पेपर लीक, जो कि एक भारी समस्या भी बनी हुई। पेपर लीक की समस्या और शराब उपलब्ध होना इलीगल तरीके से, इन दोनों समस्याओं को लेकर के सरकार के पास क्या प्लान है? देखिए, जहां तक पेपर लीक की बात है, ये मुद्दा जो है टेक्नोलॉजी और इंटेंट से संबंधित है। आप समझिए कि पेपर लीक हर युग में, हर समय कुछ न कुछ रूप में होते रहा है। हाँ, सिर्फ ये बिहार की समस्या नहीं, सभी प्रदेशों में ये समस्या पूरे है। प्रदेशों में। बिहार में इसलिए आई कि इतनी ज्यादा एग्जाम हुए, इतने ज्यादा एग्जाम हुए, इतने तरह तरह का एग्जाम निकला, ये वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहा। अब साल में आप 1 एग्जाम लीजिए और साल में 100 एग्जाम लीजिए, तो आपको फर्क पड़ेगा, पहला चीज। दूसरा चीज है कि आप एक तो ज्यादा एग्जाम ले रहा है, उसके बाद टेक्नोलॉजी लोगों का जो इवॉल्व कर रहा है, कैसे व्हाट्सअप कर देते हैं फट से करके, तुरंत ये कर देते हैं। पहले लीक होने में बहुत दिक्कत होती थी, टेक्नोलॉजी उतनी अवेलेबल नहीं थी, ब्लूटूथ है, क्या क्या डिवाइस लगा करके। तो हर समय जो है एक गिरोह इस तरह की मानसिकता वाला, यहाँ हो या नॉर्थ भारत में हो, सब जगह पे, नॉर्थ इंडिया में सब जगह पे, गुजरात, यूपी, सब इन लोगों का काम ही है इस तरह का काम करना। और ये हमेशा चोर जैसे है ना, चूहा बिल्ली का खेल चलते रहता है। वो हमेशा तोड़ने के लिए जुगत लगाते रहेंगे और आपको उसको विफल करना है। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, आपको डिटेक्ट करने में उसमें टाइम लगेगा, और फिर उसको आपको फुल प्रूफ बनाना होगा। ये हमेशा हुआ है। केंद्र सरकार के कई परीक्षाओं में भी आप देखिएगा कि उसमें भी हुआ। बिहार क्या कहेंगे, केंद्र सरकार की परीक्षा, नीट की परीक्षा में हुआ, और इसको लेकर सरकार ये हर सवाल उठता है। जब वहां नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है उसका हुआ, तो उसमें दिक्कत हुई। तो हर जगह पे ये चैलेंज बना हुआ है, टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम जूझते हैं। और ये हमेशा जो है अपने प्रोसेसेस में हम अपना रिफॉर्म जो इंटीग्रेट करते जाते हैं।
जो लर्निंग होती है हम अपने प्रोसेसेस में इंटीग्रेट करते जाते हैं। और इसी का परिणाम आप देखिए कि पहले देखिए कि जब कई साल पहले 15-16 की बात है, उससे उसी के समय की बात है, 16 की बात, जब एक पेपर में तस्वीर निकली कि भाई कि 3 मंजिला पे आदमी खड़ा होकर चिट पहुंचा रहा है, और वही चिट, वो तस्वीर जो है कई किताबों और कई अखबारों के इतना इम्पैक्टफुल हुआ, पूरे भारत में जगह जगह पे इसको कोट किया जाता है किस तरह से चोरी हो रही। लेकिन उसके बाद जो है हमने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के में प्रोसेसेस में इतना चेंज करवाया तरह तरह से, कि आज देखिए देश के कई विद्यालय, बिहार जो विद्यालय समितियां हैं जो परीक्षा लेती हैं, वो आके हम लोग से ट्रेनिंग लिए, हम लोग के सिस्टम को कॉपी किए और जाकर इंप्लीमेंट किया। आज स्थिति ये है कि देश में कोई पहला रिजल्ट निकलता है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का निकलता है, चाहे इंटरमीडिएट का रिजल्ट हो चाहे इसका रिजल्ट हो। बहुत कम समय में ये काम हो पाता है क्योंकि हमने भी टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। तो जैसे ही हमने एक समस्या देखी, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उसको हमने इंप्लीमेंट कराया, इंटीग्रेट कराया। फिर हम ऐसा नहीं कहेंगे ये फुल प्रूफ हो गया, हो सकता है कि इसमें भी चैलेंजेस आएंगे, और उसमें बार बार जो है जहां भी आपको चैलेंज दिखेगा उसको सुधार की आवश्यकता है। तो ऐसे ही जितनी भी परीक्षाएं की प्रोसेस होती है, हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि जैसी सरकार को पता चला कि कुछ गड़बड़ी हुई है, तो सरकार का इंटेंशन क्लियर है कि गड़बड़ ढंग से परीक्षा को हम होने नहीं देंगे। जब होगा तो पूरा सही होगा, उसको कैंसिल किया और फिर से, हालांकि छात्रों को परेशानी हुई, लेकिन कोई गलत व्यक्ति इस सिस्टम में घुसता है, उसको गलत व्यक्ति को रोजगार मिलता, वो ज्यादा प्रॉब्लम होता है। इसलिए उसको कैंसिल करके दोबारा परीक्षा लेना वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत कि आप गलत चीज करें। हर जगह पे जब भी इस तरह की चीजें हुई, तुरंत कैंसिल करके नया एग्जाम लिया है। जहां तक सिस्टम सुधारने की बात है, तो पहले से तो आप देखिए मामले काफी कम हो गए। अब 2 साल पहले कुछ घटना हुई, काफी कम हो गया। तो इस प्रोसेस में जैसे प्रिंटिंग है, ये है, जगह जगह पे इस तरह का प्रोसेस है। कहीं भी एक आदमी भी गड़बड़ी कर दी तो इतना आसान है कि व्हाट्सएप कर दो उसका फोटो खींच कर। ये बहुत खतरनाक चीज है। तो इसको हम लोग कंटेन करना है, और बराबर जो है ये चूहे बिल्ली का खेल है, इसमें वो चलता रहेगा। मैं आज नहीं क्लेम कर रहा हूँ, फ्यूचर में भी ये हमेशा एक समस्या जब भी होगी तो बनी रहेगी। कुछ लोग इस लॉ को ब्रेक करने वाले हैं, और उस पर हमेशा नजर भी, पुलिस की भी नजर इन गिरोहों पे लगातार बनी होती है। क्या होता है, जिस तरह का चोर होता है उसी तरह का काम बार बार करता है। मोटरसाइकिल चोर खाली मोटरसाइकिल चोरी करता है, जो शटर काट के एटीएम काटता है वो शटर ही काटते रहता है। तो इस तरह से चोरी करने वाला गिरोह सिर्फ चोरी कराता है, और कोई काम में स्ट्रेटजी नहीं है, इसी में है। तो उन गिरोहों पे स्पेशल नजर, उन पे वॉच, उन पे मॉनिटरिंग, ये बहुत आवश्यक है। कौन नया प्लेयर एंटर हुआ है उस पे ध्यान देना, और पूरे प्रोसेस को देखते रहना कि कहीं से क्या कर रहा है, आजकल इसकी एक्टिविटी क्या है, वॉच में रखना। ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लगता है कि सरकार जो इसमें काफी अच्छा काम की है, और फ्यूचर में हम इस चीज को जितना मिनिमाइज कर सके उतना कर रहे हैं। इंटेंशन हमारा क्लियर है, इंटेंट बहुत क्लियर है। दूसरी बात आपने कही शराबबंदी का। शराबबंदी बहुत व्यापक सब्जेक्ट है, इस पे बहुत मतभिन्नता भी है। और यहाँ पर जब शराबबंदी लागू हुई, उसका कॉन्टेक्स्ट आप सोचिए कि जिस समय शराबबंदी लागू हुई उस समय एक माहौल बना था। हम लोग ने क्या किया कि शराब से रेवेन्यू लगा कि बढ़ेगा, काफी होगा, तो दुकानें काफी संख्या में खुली गई। और जब शराब इजिली अवेलेबल हो रही थी तो हो क्या रहा था कि गांव के बच्चे शराब पीना शुरू कर दी। अब उस समय जो महिलाएं थी, गांव के जो लोग थे, वो कहना शुरू हुए कि भाई क्या भाई नीतीश जी पूरा समाज को बेवड़ा बना देंगे। बिल्कुल है, ये बच्चा शराब लेके घूम रहा है, यही चाहते हैं नीतीश जी, पैसा कमाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। तो उस तरह की जो भावना थी, महिलाओं की जो भावना थी, तो उनके डिमांड पे जब उन्होंने इस तरह से किया, आंदोलन भी हुए, तो उस समय जो है जबरदस्त ये था कि भाई कि इसको बंद किया जाए। कारण क्या था, बिहार की गरीब सोसाइटी है, अशिक्षा का भी प्रसार है, अधिकांश लोग जो है मेहनत मजदूरी करके खाते हैं। अब आबादी का देखिएगा तो बड़ा परसेंटेज मेहनत मजदूरी करके खाता है। वो व्यक्ति यदि एक अपने कमाई का बड़ा भाग शराब में यदि लुटा दे, तो उससे क्या होता है कि परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होगी, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, और समाज की दुर्दशा होती है। कोई आदमी 400 रुपया कमाता है, 200 रुपये का दारू पी जाए, तो बताइए 200 रुपया घर में पहुंचेगा तो उसके बच्चों का, उसके परिवार का क्या हालत होगी। तो एक तरह से चूंकि हमारा सोशल
कंपोजिशन इस प्रकार का है, सोसाइटी का कंपोजिशन इस प्रकार का है कि बड़ी संख्या में मेहनतकश लोग और इस तरह के लोग होते हैं जो अपने को इस तरह से, और कई लोग जो रेगुलेट कर लेते हैं, जो हायर सोसाइटी के वेल एजुकेटेड हैं, कई लोग अपने बिहेवियर को रेगुलेट कर पाते हैं और कई लोग रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। तो हमारी आबादी का इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन है कि बहुत बड़ी आबादी से अफेक्टेड होती है और उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी, दिक्कत आ रही थी। तो अब गांधी जी की हम बात करें, गांधी जी ने क्यों उस वक्त कहा कि शराब बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है? क्यों उस समय कहा कि जब मुझे 1 घंटे के लिए भी डिक्टेटर बना दिया जाए तो हम पहला काम करेंगे कि शराबबंदी को बंद कर देंगे, बिना मुआवजे के बंद कर देंगे। उसमें वो भी कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि शराब से उपजे धन का हम यूज करें शिक्षा में। सब स्टेटमेंट है उनका। तो ये हम शराब को एक धन उपार्जन का साधन नहीं समझते। अब जो रिसर्च आ रहा है, लैंसेट मैगजीन का रिसर्च देखिए, WHO की रिपोर्ट पढ़िए, 200 तरह की बीमारियां हैं, करीब 6% डेथ है वो शराब के कारण, और जो यंगर एज में डेथ है उसका 14% डेथ है वो शराब के कारण, हर तरह से। तो इतना बड़ा, अब कैंसर के कई तरह के कैंसर हो रहे हैं, कई तरह का ये हो रहा है। तो जैसे ड्रग्स के बारे में कहते हैं, ड्रग्स भी है। ड्रग्स को क्यों कहते हैं कि भाई ड्रग्स ना लो? पूरे वर्ल्ड में ड्रग्स पे बैन क्यों? कि एडिक्शन, और एडिक्शन से हमको बचना चाहिए, और ये एडिक्शन का बहुत बड़ा जबरदस्त परिणाम होता है। तो शराब से भी एडिक्शन बहुत ज्यादा हो रही है और बहुत लोगों पे। तो जहां पे सोसाइटी इस तरह से शिक्षित नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है, तो उस समय पे कई बार जो होता है, शुरू में आपको जोर भी लगाना पड़ता है, आपको कानून की भी मदद लेनी पड़ती है। हम ये नहीं कहते हैं कि सब दिन के लिए, लेकिन कुछ समय के लिए जब आपको समाज में परिवर्तन आ रहा है, शिक्षा में सुधार हो रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेकिन जब तक नहीं है, और चूंकि हमारे बिहार का कंपोजिशन इस प्रकार का है कि बड़ी संख्या में आबादी, यदि यहीं बड़ी संख्या में आबादी शिक्षित होती, मिडिल क्लास इनकम होता, उस रैंक में होता, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी जिस तरह के स्टेटस है उसमें लोगों का ही डिमांड है, महिलाओं का डिमांड है कि भाई हमारे घर को बचाइए, हमारे पति को बचाइए। इंटेंट पे कोई क्वेश्चन नहीं है, सवाल है कि बस जो मिल रहा है उसको लेके सरकार देखिए, अब आप देखिए कि मिल रहा है। पहले जो है, आप लैंसेट मैगजीन का रिपोर्ट देखें, इंडिपेंडेंट मैगजीन है, रिपोर्ट है, और एक प्रतिष्ठित मैगजीन है, उसमें रिसर्च आया कि पहले जो लोग हैं 18% जो है शराब का सेवन करते थे, और उनके जो सर्वे हुआ है पूरे बिहार में, वो अब कह रहे हैं कि 7% के करीब लोग शराब पी रहे हैं। तो मतलब चुपे फिरे पी ही रहे हैं थोड़ा। ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसका 100% इम्प्लीमेंटेशन। आप देखिए, हत्या का कानून है, चोरी का कानून, डकैती का, कौन चीज का कानून नहीं है? ये भी तो एक कानून है ना। हमने एक कानून बनाया और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने एजेंसी लगाई। अब कितना भी ये सब ह्यूमन लोग लगे हुए हैं, तो इसमें ह्यूमन एरर्स आते रहे। ये फूल प्रूफ हो जाए ऐसा कभी नहीं है। इसमें भी कहेंगे गलतियां होगी, पकड़ी जाएगी, अपराध होंगे, उसको पकड़ा जाएगा, माफिया पकड़े जाएंगे, सजा होगी, फिर भी होता रहेगा, फिर भी थोड़ा आप कह दें। लेकिन आप देखिए कि 18% से हम 7% पे आ गए। तो ये तो रिपोर्ट है, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है। तो हम कभी नहीं कहते कि 100% खत्म हो जाएगा। कोई भी कानून बना लें, और ह्यूमन का ऐसा है कि जो साइकोलॉजी है, बिहेवियर है, वो हमेशा ऐसा रहता है कि कुछ ना कुछ अपराध की घटनाएं होती रहती है। उसी तरह से इसका भी कुछ ना कुछ होते रहेगा, और कुछ ना कुछ, लेकिन उसका जो है, जो प्रभाव है वो होना है। और बहुत हद तक जो लोग शराब, जो नए पीने वाले होते, उसकी संख्या खत्म हो गई। जो नए एडिशन, पुराने लोग जो एडिक्टेड हैं, वो कहीं से ज्यादा पैसे में भी ले करके पी रहे हैं, उनको भी प्रतिबंध है कि बाहर में निकल के नहीं पी सकते। यदि डर के मारे तो घर में छुप छुप के कहीं पी रहे हैं, छुप छुप के काम कर रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि बाहर में जाकर के खुलेआम कुछ कर दें। तो समाज में शांति का माहौल आया है हर जगह से। और ये थोड़ा भी है, तो धीरे धीरे जो न्यू एडिशन कम हो गया है, नए शराबी बनना कम हो गया है। तो आप देखिए कि 5-10 वर्षों में कितने नए शराबी बनते, वो तो खत्म हो गया। तो इस तरह से समाज में इस तरह से भी काफी बदलाव आया है। और ये बदलाव जब क्यूमुलेटिव आप देखिएगा, तो बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन की तरह।
पैसा गया है शिक्षा में, बच्चों की शिक्षा में, पैसा गया है उनके स्वास्थ्य में, पैसा गया है उनके न्यूट्रिशन में, और ये सब सोसाइटी को एक मजबूत सोसाइटी में कन्वर्ट करने के लिए आवश्यक है। और ये जो है बिहार को एक नई दिशा दे रहा है। तो हमको एक पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने की आवश्यकता है। एक बहुत सतही तौर पे इस तरह का विवेचना कर देना बहुत आसान है, लेकिन इसको जब कंप्लीट आप एनालिसिस करते हैं तो हमेशा प्रोज और कॉन्स बने रहेंगे। वो होता कि हम इतना पैसा कमा लेते, लेकिन उतना पैसा से ज्यादा आपको इलाज में उससे 10 गुना 5 गुना पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। सरकार को खर्च करना पड़ता, उसको भी खर्च करना पड़ता, वो अपने पॉकेट से खर्च करता है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर। तो ये कहना कि इतना पैसा हम कमा लेते, भाई कोई भी जहर बेच करके सरकार पैसा नहीं कमाना चाहती, न कमाना चाहिए। यदि हम लोगों को जहर बेचना शुरू कर दें और कहें भाई पियो जितना पिया, हमको रेवेन्यू आ रहा है, ये तो बहुत ही गलत एटीट्यूड है सोसाइटी के, उसको प्रमोट नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग जो है इस चीज पे बिलीव नहीं करते। हाँ, कानून में जहां भी थोड़ी बहुत जो बदलाव की आवश्यकता होती है वो हमेशा होती है, परिस्थितियों को देखते हुए वो जो परिवर्तन होते रहते हैं, होंगे। अच्छा मनीष जी, चुनाव है तो प्रदर्शन की भी बात करेंगे। 2020 में अगर जदयू का प्रदर्शन हम लोग देखें तो हमने उसकी वजह की भी बात की, वो गिरकर 45 हो गई। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार और जदयू के ऊपर जो है लंबे समय से हमलावर है। वो कह रहे हैं कि इस बार जो है जदयू 25 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। हम लोग जदयू के प्रदर्शन की बात करें तो क्या लगता है पिछले चुनाव के अपेक्षा इस चुनाव में जदयू कहां है? देखिए, प्रशांत किशोर जी की बात है। प्रशांत किशोर जी ख्वाब देखते रहते हैं। प्रशांत किशोर जी वो एक स्ट्रैटेजिस्ट का काम करते हैं, विभिन्न जगह पर उन्होंने सेवाएं दी हैं और उनको जो भी प्रसिद्धि मिली है नीतीश जी के कारण और मोदी जी के कारण मिली है। शुरू में उन्होंने मोदी जी के साथ काम किया और काम करके उनको लगा कि भाई कि हमारे कारण ही वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। शुरू में ऐसा नहीं बोलते थे। शुरू में प्रशांत जी का जितना भी वीडियो आप देखिएगा, वो बहुत अपने को प्रमोट करते रहते हैं, हमेशा शुरू से ही करते रहे हैं। और उनका जो स्टेटमेंट था कि भाई हम 1-2% वोट इधर उधर कर सकते हैं, मार्जिनल वोट हम इधर उधर करते हैं। लेकिन बाद में जब राजनीति में आए तो कहने शुरू कर दिए कि मैंने मोदी जी को बनाया, मैंने नीतीश जी को बनाया, मैंने इतने प्रधानमंत्री को बनाया, मैं आपको बना सकता हूँ एमएलए, मैं इसको बना सकता हूँ एमएलए। तो इस तरह का जो सब्जबाग दिखाने का उनका जो है एक तरीका है। और एक वो अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, लोगों की साइकी को समझते हैं और उनसे प्ले करते हैं। इसको कई जगह पे डार्क साइकोलॉजी भी कहा जाता है। तो इसको प्ले करने में वो माहिर है, मीडिया का एम्पलीफाई करने में उसका इस्तेमाल करते हैं और वो जानते हैं कि किस चीज को डालने से क्या, ये किस तरह से। लेकिन उनका जो है कोई भी नेता राजनीति होती है सेवा के लिए, राजनीति होती है लोगों के लिए, राजनीति एक लंबी चीज है और समाज के लिए होती है। राजनीति कोई ऐसा नहीं, रणनीति को राजनीति नहीं समझे। रणनीति आप 2 महीना 4 महीना के लिए बना सकते हैं, रणनीति आप किसी भी इंटेंट के लिए बना सकते हैं। लेकिन रणनीति से उनका क्या हुआ? जो भी काम कहीं भी स्टेट में किया, एक समय सक्सेसफुल रहा, अगली बार नहीं हो पाया। तो ये जो उनका ये कहना कि हमने किया और इस तरह रणनीति से माहौल बना दिया, मीडिया में चला दिया, वीडियो दिखना शुरू हो गया, तो बस छा गए, मीडिया में छा जाते हैं। और जो बाहर में रहते हैं, बिहार के बाहर रहते हैं, उनका तो एक्सेस है यही सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया देख के मगन हो जाते हैं कि भाई पूरा बिहार में एकदम प्रशांत ही प्रशांत। तो इस तरह की बात होती है। लेकिन उनका जो भी स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, वही काम करते रहेंगे, वही काम उनको आता है और उसी काम में वो रहे। तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार की जनता राजनीति को समझती है, यहाँ के लोग इंटेंशन को समझते हैं और कौन क्या कर सकता है, क्या कर रहा है उसको समझती है। तो लोग इतनी जल्दी धोखा में आएंगे नहीं। और इस बार भी आप देखिए उनकी हिम्मत नहीं हुई एक सीट पे भी लड़ सके। शुरू में कहे राघोपुर से लड़ेंगे, लेकिन ये सब ड्रामा, राघोपुर से यहाँ लड़ेंगे, वहां लड़ेंगे, वो अपने को इतना बड़ा दिखाते, इतने ज्ञानी दिखाते हैं। तो क्या बात है भाई, आपका जो ज्ञान है बहुत सतही ज्ञान है। CD रेशियो की चर्चा कर दी है, बैंक की चर्चा कर दी है, कहे कि बिहार की इकोनॉमी बना दी। उन्होंने जितनी भी बातें कही है कि छठ के बाद जाना नहीं पड़ेगा, जो भी, उनके पास एक सॉल्यूशन नहीं। मैं आपको बता दूं, कोई सॉल्यूशन नहीं।
सिर्फ इशू को उछालने से कि मैंने एक इशू उछाल दिया, इसका क्रेडिट लेने से कोई हितैषी बन जाता है, स्वप्न दृष्टा बन जाता है, उसका सॉल्यूशन कुछ नहीं, ये इशू उछालते। तो कैन वी से दैट ही इज प्लेइंग विद द सेंटिमेंट्स ऑफ बिहारी? बस सेंटिमेंट भाई, कि हमको ये तकलीफ है, वो कोई दिखाने लगा, देखिए आपको ये तकलीफ है, देखिए आपको तकलीफ है। अरे भाई, कोई मलहम भी है आपके पास, कोई तरीका भी है इसको दूर करने का? तो कभी भी उन्होंने तरीके पे चर्चा नहीं की, कभी भी उन्होंने सॉल्यूशन की बात नहीं की। लोगों को, बिहार के लोगों को गुमराह करते रहे इश्यूज पे। इसी तो सबको ही जानता है भाई, ये तकलीफ है। इशू है अंडर डेवलपमेंट का, इकोनॉमी के अंडर डेवलपमेंट का। यदि इकोनॉमी यहाँ की स्ट्रांग होती तो न पलायन होता, यहाँ का आर्थिक स्थिति भी होता और सारे इंडिकेटर में अच्छा भी होता। तो खाली आप लक्षणों की चर्चा कर रहे हैं, जो मूल में है, उस जड़ में, उसकी चर्चा ही नहीं करते। आप कैसे बताइएगा कि एक दिन में इकोनॉमी सुधार देंगे, एक दिन में आप 1 करोड़ जॉब क्रिएट कर देंगे? क्या ये मजाक कर रहे हैं? ये वही लोग कहते हैं जो कहते हैं कि भाई आइए 6 महीना में आपको 4 गुना करके हम पैसा वापस कर देंगे। ऐसे ही लोग बिहार के लोग को ठगते हैं और इन सब ठगों से सावधान रहना चाहिए। मनीष जी, 2-3 क्विक क्वेश्चन लेंगे। अनुपम पीछे से बार बार मुझे इशारा कर रहे हैं कि फिर रैप अप कीजिए। नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर चर्चा होते रहती है। जो लोग उनके हितैषी हैं उनको चिंता होती है कि नीतीश जी का स्वास्थ्य कैसा है। विरोधी जो है उसको लेके आक्रामक रहते हैं। आप नजदीक से काम करते हैं नीतीश जी के साथ, कैसा है उनका स्वास्थ्य? देखिए, विरोधियों के पास कोई मुद्दा है। विरोधी इतना दिन से कोशिश कर रहे थे किसी चीज पे इंगित करें, तो कोई मुद्दा ही नहीं है भाई। जब आपने सामाजिक मुद्दे को, जितना भी बिहार के मुद्दे हैं उसको एड्रेस कर लिया, तो उनको क्रिटिसाइज करने के लिए कुछ बचा नहीं। अब क्या भाई, पर्सनल अटैक करो, कुछ कर नहीं सकते। तो हमारे सीएम कैंडिडेट युवा है, वो है उम्र दराज है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अरे भाई, जब स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो एक व्यक्ति जो है जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, पूरा बिहार घूमता है, दिन भर 10 घंटा 12 घंटा काम करता है और सारी तरह की नीतियां बनाता है, और एक बार जब पटना आते तो 50,000 करोड़ का स्कीम सैंक्शन करता है, तो वो व्यक्ति जो है बीमार है, काम नहीं कर पा रहा है और सारा काम चल रहा है। तो आप निष्कर्ष कैसे निकालेंगे कि कोई व्यक्ति क्या है? तो आप देखिए, सारे कामों को देखिए। यदि हाल फिलहाल पिछले साल में देखें, कितनी तरह की नई नीतियां आई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, हर तरह के काम हुए हैं। तो नीतीश कुमार जी के बिना ही ये सब कुछ हो रहा है। नीतीश कुमार जी सबको देख रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं। तो आप आउटपुट से निष्कर्ष निकालते हैं कि कैसा चल रहा है बिहार और किस तरह से चल रहा है। तो देख करके कहीं से भी आपको प्रतीत होता है कि नीतीश जी बीमार है। कल 2 दिन पहले की बात है, बारिश हुई, हेलीकॉप्टर नहीं चला, तेजस्वी जी घर पे बैठ करके वहीं से भाषण देना शुरू कर दिया फोन पे, और कहीं निकले नहीं। और नीतीश जी गाड़ी लेकर के पूरा 200-300 किलोमीटर चल के और वहां पे फुलपरास और ये सब जगह पे घूम घाम के लोगों को प्रणाम करके आए। तो बताइए भाई, बीमार और कमजोर और इतना उम्रदराज व्यक्ति कैसे कर रहा है? किसमें उत्साह है? आज भी जब हम नीतीश जी को देखते हैं, सुबह से 9 बजे बैठ जाते हैं, शाम तक काम करते रहते हैं, बिहार की चिंता करते हैं, बिहार के बारे में सोचते रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो बिहार के प्रति इतना डेडिकेटेड हो, उनका इस तरह से असम्मान करना भी, ये पब्लिक इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके पास कोई मुद्दा नहीं। और जो उनका युवा लोग है, जब बाढ़ आई थी बिहार में, तो बिहार में बाहर जाके ऐश कर रहे थे, कहां लोगों के साथ खड़ा रहते हैं? वो विपक्ष की भूमिका तक तो निभा नहीं पाते हैं और वो क्वेश्चन करते हैं भाई। तो खाली जस आपका उम्र का आंकड़ा जो है कम है, इससे आप कह लीजिए आप योग्य हो गए। कैसे योग्य हो गए भाई? जो व्यक्ति इस तरह की बात करता हो कि हम पूरे बिहार के हर परिवार में नौकरी दे देंगे, उसको कितनी समझ है? तब लोग कहते हैं कि 9वां पास या फेल। इस पे सवाल तो उठ ही जाता है कि भाई आपकी समझ कितनी है, इकोनॉमी की समझ कितनी है, फाइनेंस की समझ कितनी है, कितना आप समझते हैं वर्ल्ड को, कैसे हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, आपकी कितनी समझ है? इन समझ पे तो जरूर क्वेश्चन मार्क लगता है। और आपके पास क्या है भाई? नीतीश जी का तबीयत खराब है। तो भाई किसी का तबीयत खराब है तो आपको थमा दें? आप में जब योग्यता ही नहीं है तो आपको थमा दे बिहार के लोग? ये तो कहेंगे ना। यहां तो जब एक व्यक्ति पूरा डिलीवर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसको जबरदस्ती व्यक्तिगत हमले करके बदनाम कर रहे हैं। तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है,
उनके पास कोई योग्यता नहीं है और ये बिहार की जनता पूरी तरह से देख रही है, समझ रही है। मनीष जी, हाल के दिनों में हम लोग देखें तो चाहे केंद्र की राजनीति हो या राज्य की राजनीति हो, ब्यूरोक्रेट्स बहुत आ रहे हैं। आप भी आए राजनीति में, बहुत कम समय का अनुभव कहेंगे, राजनीतिक अनुभव है, लेकिन बाबूगिरी अच्छी या नेतागिरी अच्छी? देखिए, हम तो पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि राजनीति में आऊंगा, सोच करके नहीं आया था, एक्सीडेंटल। जब हम काम कर रहे थे, बिहार के लिए नीतियां बना रहे थे और मुख्यमंत्री जी के साथ जुड़े हुए थे, तो बिहार के विकास के लिए जो भी मुद्दे थे उस पर काम करने का मौका मिल रहा था, अच्छा लग रहा था। जब एक बात आई कि भाई कि हमारा डेपुटेशन नहीं बढ़ेगा तो हमको जाना है, तो हम तो चाहते थे कि बिहार की सेवा हम करते रहें, बिहार को जिस ढंग से सर्व करना है किसी माध्यम से हम सर्व करते रहें। तो इसमें है कि भाई कि और कोई रास्ता नहीं, हमको रिजाइन करना पड़ा। हमने कहा कि भाई यदि सेवा के रास्ते में ये बाधा बन रहा है तो इससे मुक्ति पा लिया जाए सीधा। तो सीधा जा करके हमने उसका रिजाइन कर दिया, यहाँ पे आ गए काम करने, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। पहले थोड़ी बंदिशें रहती थी, आपको ज्यादातर सीएम ऑफिस में रहना पड़ता था, ऑफिशियल से इंटरेक्शन ज्यादा रहता था। अब क्या है, आप समाज के बीच में जाकर के लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं, हर जगह के हर क्षेत्र के मुद्दे को देख रहे हैं, लोगों को डायरेक्टली समझ रहे हैं, समाज को समझ रहे हैं, क्या उनका एक्सपेक्टेशन है, क्या वो करना चाहते हैं, उनके जीवन में क्या क्या समस्या है, क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उसकी आकांक्षाएं हैं, ये समझने का मौका मिल रहा है। हजारों लोगों, लाखों लोगों से मिलना हुआ है पिछले 1 वर्ष में, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिहार को समझने का मौका, बिहार के लोगों को समझने का मौका, उनके एक्सपेक्टेशन को कैसे मीट किया जाए इसको समझना, और बिहार को कैसे एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए काम करना, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है और मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव है। तो इसलिए नीतीश जी आपसे बोले कि अरविंद अब पार्टी ज्वाइन करो, हमारे साथ पार्टी में काम करो, या आपने इच्छा जताई कि अब मैं जो है ये नहीं करना चाहता हूं, मैं राजनीति करना चाहता हूं? नहीं, सर की सहमति से हुआ है, सहमति से हुआ है। बिना देखिए किन्हीं की पार्टी हम ज्वाइन करें, बिना उनकी सहमति से होगा, बताइए? जब हम जाएंगे किसी जगह पे ज्वाइन करेंगे और उन्होंने हम पे इतना भरोसा जताया कि तुरंत उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, इतना बड़ा पोजीशन तुरंत दे दिया, तो ये जब तक उनको हम पे विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो थोड़ी करेंगे। आप ही समझिए इस बात को। तो मैं तो उनको शुक्रगुजार हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस योग्य समझा कि पार्टी में लिया और तुरंत इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, और जब जिम्मेदारी दी है तो उसको मैं पूरी अपनी ताकत से उसका निर्वहन कर रहा हूँ। अंतिम सवाल, जदयू कितने सीटें इस चुनाव में जीतने जा रही है? देखिए, हम तो कोई ऐसे सेफोलॉजिस्ट हैं नहीं, और ना हम कई जो सेफोलॉजिस्ट हैं, ना हम प्रशांत किशोर जी हैं जो भविष्य बतलाते हैं। वो भविष्य बतलाते हैं, उन्होंने कहा 25 सीटें से कम जीतेंगे। अब तो हम कहेंगे कि भाई कि बहुत जल्दी 14 तारीख आ रहा है और जो परिणाम आएगा वो सबके सामने होगा। उन्होंने घोषणा की थी कि भाई 25 सीटें आज से ज्यादा आ जाएगी तो राजनीति छोड़ देंगे। तो मैं तो उस वक्त का इंतजार कर रहा हूं कि देखते हैं क्या आता है। जब आएगा तो अपने बातों पे वो कायम रहना चाहिए उनको, और बिहार को जो ठगने का काम कर रहे हैं वो बंद करेंगे और यहाँ के राजनीति से संन्यास लेंगे। तो हमारा है कोई आकलन नहीं है, लेकिन उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, उनकी जो चुनौती है, उसको मैं सिरे से खारिज करता हूं। और बहुत अच्छे, मैं जितना लड़ रहा हूं, हम लोग जितना पे लड़ रहे हैं, उस पर हमारा परफॉर्मेंस काफी अच्छा होगा, इतना कहूं। तो देखा आपने कि किस तरीके से मनीष जी ने, चाहे सरकार की खामियां हो या सरकार की नीतियां हो, चाहे आने वाले चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को लेके, विरोधियों के आरोपों को लेके, हर मुद्दों पे खुल के बातचीत की और विस्तार में उसका जवाब दिया। चुनाव के इस व्यस्ततम शेड्यूल से हमें ऑर्गेनाइजर को समय देने के लिए मनीष जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।